गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं। मैं आर के पंकज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज के स्टेज पर आपका वेलकम करता हूं, आपका सुस्वागतम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बतलाया था कि किस प्रकार का शुक्राणु होता है, शुक्राणु में कौन कौन से भाग मौजूद रहते हैं और वो जो पार्ट होते हैं जिसको कि हम हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल के नाम से जानते हैं, इन सारे पार्ट्स का अपना क्या कार्य होता है, ये सारे विषयों पर मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी देने का कार्य किया। आज मैं आपके बीच गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन को लेकर आया हूं और युग्मक जनन में आज का वीडियो मेरा आधारित है स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन के ऊपर। शुक्राणु जनन की क्रिया में हम लोग शुक्राणु के निर्माण के बारे में आज पढ़ेंगे, किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। मेरे मित्रों, मैंने यहाँ लिखा है मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस अर्थात नर युग्मक जनन, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन की क्रिया होती है और इसके द्वारा नर युग्मक तैयार होते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि सर गैमेटोजेनेसिस कहते किसे हैं, तो गैमेटोजेनेसिस का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि वैसा प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो नर और मादा के जर्म सेल होते हैं, मेल और फीमेल के जो जनन कोशिकाएं जर्म सेल होती हैं, उन जर्म सेल में जब युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो उसे ही हम लोग गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। अगर मनुष्य में या पुरुषों में कहें या मेल में हम लोग कहें, तो मेल में गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस में जो अंदर लोब्यूल्स मौजूद रहते हैं, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स रहता है, जिसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया है कि टेस्टिस मनुष्य का, मेल का गोनेड होता है, जिसे हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। इस गोनेड के अंदर लगभग 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर लगभग 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स अर्थात शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। उन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं का निर्माण जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है, उन कोशिकाओं को इंटस्टिरियल सेल या उसे हम लोग जर्मिनल सेल कह सकते हैं, और उसमें ही आपको सर्टोली सेल भी मौजूद रहता है। साथ ही साथ हमारे टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में लीडिंग सेल भी मौजूद रहता है। तो इनके द्वारा, जर्म सेल के द्वारा आपको तैयार कौन होते हैं, जिसे हम लोग इंटस्टिरियल सेल भी कहते हैं, इन सेल के द्वारा तैयार होता है हमारा स्पर्म अर्थात शुक्राणु, जिसे नर युग्मक मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो जब पुरुषों में, नर में, मनुष्य के मेल जीव में टेस्टिस के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर मादा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखने जाएं, तो मादा में जो उसके ओवरी होते हैं, ओवरी के जर्म सेल में
जब ओवम का निर्माण सेकेंडरी ओवोसाइट्स का निर्माण होता है तो उसे हम लोग oogenesis कहते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको आधारित है स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का निर्माण, स्पर्म के निर्माण में दो कार्य समाहित होते हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के निर्माण के लिए सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य होता है, लेकिन इस स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो स्पर्म बनते हैं वो वास्तव में स्पर्म नहीं होते। उनका शेप जो होता है वह अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहता, वह जो है आपको स्पर्मेटिड्स के रूप में रहता है, गोलाकार या पिरामिड के आकार की रचना के रूप में रहता है। उस रचना को हम लोग स्पर्मेटिड्स कहते हैं और वह स्पर्मेटिड्स का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन कार्य होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और उसके बाद मैच्योरेशन फेज। ये तीन कार्य आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत होते हैं। फिर से आप लोग सुनिएगा, शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का फॉर्मेशन में दो चीजें समाहित होती हैं, दो स्टेप समाहित होते हैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है जो वास्तव में स्पर्म नहीं रहता है बल्कि स्पर्म का प्रारंभिक रूप रहता है। स्पर्मेटिड्स के निर्माण के लिए तीन कार्य होते हैं, तीन स्टेज उसमें होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज जिसको गुणन प्रावस्था कहते हैं, दूसरा होता है ग्रोथ फेज जिसको वृद्धि प्रावस्था कहते हैं और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज जिसे हम लोग परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। तो ये तीन कार्य जब संपन्न होता है तब जाकर स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और यही स्पर्मेटिड्स वास्तविक रूप को जो प्राप्त करता है यानी स्पर्म का जो एक्चुअल फॉर्म होता है, शुक्राणु का जो वास्तविक रूप होता है उसे जो प्राप्त करता है उसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियसिस कहते हैं। यह कार्य अनडिफरेंशिएशन फेज के अंतर्गत आता है, डिफरेंशिएशन फेज के अंतर्गत आता है। ये अनडिफरेंशिएशन फेज है और ये डिफरेंशिएशन फेज। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में आने के बाद आपके जो स्पर्मेटिड्स हैं उसमें विभेदीकरण का कार्य होता है। उसके सेल जो होते हैं वो अपने फॉर्म को बदलते हैं, अपनी आकृति को बदलते हैं और बदलने के बाद वह स्पर्म अर्थात स्पर्मेटोजोआ जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं वह शुक्राणु का निर्माण कर देता है। शुक्राणु का निर्माण आपको हो रहा है टेस्टिस में, लेकिन वह शुक्राणु जब टेस्टिस में तैयार हो जाता है तो टेस्टिस से बाहर आता है कहां? तो वह बाहर आता है एपिडायडाइमस में जिसे हम लोग अधिवृषण के नाम से जानते हैं। एपिडायडाइमस में वहां आता है तो वहां आने के बाद तीन कार्य होते हैं। एक तो अधिक स्पर्म का वह संग्रह करता है, दूसरा स्पर्म को मोटिलिटी अर्थात गति प्रदान करता है और तीसरा उसको पोषण भी प्रदान करने का काम करता है। यह काम कहां होता है? टेस्टिस के बाहर जो नली जैसी रचना होती है जिसे कि हम लोग एपिडायडाइमस अधिवृषण कहते हैं वहां होती है। तो टेस्टिस से एपिडायडाइमस में स्पर्म के पहुंचने का कार्य स्पर्मिएशन कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रिलीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म का मुक्त होना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्रीफली आपको डायग्राम बनाया है जो कि टेस्टिस का डायग्राम। टेस्टिस के अंदर हमने दिखलाया है लोब्यूल्स होते हैं। ये लोब्यूल्स के अंदर आपको मौजूद कौन रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये आपको बादाम के आकार का टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर आपको पिरामिड के आकार का कौन मौजूद है? लोब्यूल्स मौजूद है। और उस लोब्यूल्स के अंदर जो क्वाइंड ब्लू इंक से मैंने जो मेंशन किया है यह क्या है? क्वाइंड ट्यूब आपको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। और ये आगे जाने के बाद ये जो रचना दिखाई दे रही है इसको अधिवृषण यानी एपिडायडाइमस कहते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को ही मैंने यहाँ पर बनाने का कार्य किया, इस डायग्राम में मैंने बनाने का काम किया। ये आपका जब हम उसको सेक्शन बांटते हैं, जब उसको हम काटते हैं, उसका डिसेक्शन करते हैं तो उस डिसेक्शन के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए
ये आपका एक प्रकार से बैरियर हो गया। इसके बाहर में आपका लीडिंग सेल है। ये लीडिंग सेल क्या काम करता है? इसको लीडिंग सेल को हम लोग इंटरस्टेरियर सेल भी कहते हैं। ये लीडिंग सेल का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। इसी हार्मोन के वजह से ही आपको टेस्टिस भी अपने स्क्रोटम में पहुंचता है। इसी हार्मोन के वजह से ही पुरुषों में पौरुषत्व अर्थात उसमें दाढ़ी मूछ आने का कार्य होता है। तो ये लीडिंग सेल हो गया। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जिसे हमने ग्रीन कलर से दर्शाया है, ये सारे अलग अलग प्रकार के सेल। सबसे पहले ऊपर का जो आपका जो देख रहे हैं लेयर, ये आपका डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको कि 2n से दर्शाया गया है। इसके नीचे सेकेंड लेवल में हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को दर्शाया है, ये भी डिप्लॉयड होता है। और नीचे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को दर्शाए हैं, जो आपका हैप्लॉयड होता है, जिसको मैंने n से मेंशन किया है। उसके नीचे मैंने स्पर्मेट्रिक्स को दर्शाया है, जो शुक्र कोशिकाएं हैं, जिसको कि n से डिनोट हम लोग करते हैं, क्योंकि ये हैप्लॉयड होता है। और ये स्पर्मेटिड्स बाद में जाकर के आपको शुक्राणु का रूप लेता है, और यह स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। यह भी हैप्लॉयड होता है, इसलिए इसको भी मैंने एंड से मेंशन किया। साथ ही साथ यहाँ बीच में आप देख रहे हैं, ये सर्टोली सेल या सस्टेंटेकुलर सेल या सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल कहलाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक स्पर्म अपने वास्तविक रूप में आता है, वास्तविक रूप में कहाँ आता है स्पर्म? वास्तविक रूप में स्पर्म आता है टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस के अंदर जो सेल का डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन या म्यूटिक डिवीजन जो होता है, और साथ ही साथ स्पर्मेटिड्स का स्पर्म के रूप में चेंजिंग जो होता है, इन सारे कार्यों को करने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और वह भोजन कौन देता है? वह भोजन सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल देता है। साथ ही साथ सस्टेंटाकुलर सेल जो होता है, इसको हम लोग सर्टोली सेल को हम लोग सपोर्टिंग सेल इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह प्रकार से स्पर्म को सपोर्ट करने का, आलंबन करने का, सहारा देने का भी काम करता है। तो मैंने यहाँ लिखा है, इस सर्टोली सेल जो होता है वह भी डिप्लॉयड होता है। ये क्या काम करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू मैच्योरिंग स्पर्म, यानी स्पर्म को मैच्योर करने के दौरान उसको पोषण प्रोवाइड करने का काम करता है, भोजन देने का, ऊर्जा देने का काम करता है। तो इस प्रकार से आपके कार्य होते हैं कहाँ? ये टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर ये सारा कार्य चलता है। ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया। अब मैं आपको यहाँ पर जो उसका स्टेज होता है, जो उसका फेज होता है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से बतलाने का कार्य करूंगा। इससे आप लोग दोस्तों, यहाँ मैंने शुक्राणु के निर्माण के पूरे प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाने का कार्य किया है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है इन फीटल स्टेज। इन फीटल स्टेज का मतलब हो गया जब नर बच्चा, मेल चाइल्ड माता के गर्भ में रहता है, तो माता के गर्भ में ही जो एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया चलती है, उस एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत पूर्ण रूप से कंप्लीट बच्चे का निर्माण होता है, जिसमें सारे अंग मौजूद रहते हैं। उन सारे अंगों में टेस्टिस भी होता है, और टेस्टिस के अंदर इमैच्योर प्रीमोर्डियल सेल्स मौजूद रहते हैं। यानी टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, उस ट्यूबुल्स में कोशिकाएं वो इमैच्योर प्रीमोर्डियल सेल के रूप में रहती है। और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है, वह 4 लेयर वाले स्पर्मेटोजेनिक सेल में बदल जाता है। और ये स्पर्मेटोजेनिक सेल कहाँ रहता है? ये टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में रहता है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में रहने के बाद आपको क्या चीज का निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। ये क्रिया जो होती है मित्रों, आफ्टर प्यूबर्टी होती है। प्रीमोर्डियल germ cell turn into 4-layer diploid spermatogenic cell in a seminiferous tubes of testis after
आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी उम्र 13 से 15 वर्ष की होती है, तो उस 13 से 15 वर्ष की उम्र में आने के बाद वह स्पर्मेटोजेनिक सेल में बदल जाता है। जन्म के पहले और जन्म लेने के बाद प्यूबर्टी से पहले अर्थात 13 वर्ष से 15 वर्ष से पहले जो कंडीशन होता है टेस्टिस के अंदर का, वह आपको प्रीमोर्डियल जर्म सेल के रूप में रहता है, जो जन्म से पहले इमेच्योर होता है और जन्म के बाद वह जर्म सेल में बदल जाता है। लेकिन ये जर्म सेल में बदलने के बाद भी फंक्शनेट नहीं हो पाता। फंक्शनेट ये तभी होता है जबकि प्यूबर्टी अर्थात 13 से 15 वर्ष का एज जो होता है वो बच्चा प्राप्त कर लेता है, तब जाकर के उससे स्पर्म का निर्माण करना हुआ जो है शुरू कर देता है। अब इसी को मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से समझाया है। देखिए प्राइमरी जर्मिनल सेल में माइटोसिस की क्रिया हो रही है। ये सारे कार्य हो रहे हैं टेस्टिस में, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी जर्मिनल सेल में माइटोसिस की क्रिया हो रही है। माइटोसिस की क्रिया की वजह से स्मॉल स्पर्मेटोगोनियम सेल बन रहा है। ये स्पर्मेटोगोनियम सेल जो है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, क्योंकि बॉडी में जितने भी सेल होते हैं सभी सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है। लेकिन जब वह गैमेट का निर्माण करना शुरू कर देगा, तब जाके गैमेट के निर्माण करने के दौरान उसमें गैमेट में वह 23 गुणसूत्र अर्थात हैप्लॉइड गुणसूत्र का निर्माण करेगा। तो देखिए प्राइमरी जर्मिनल सेल में माइटोसिस डिवीजन समसूत्र विभाजन होता है, जिसके वजह से ये छोटे छोटे स्मॉल स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में बदल जाते हैं। इसी में से एक सेल को मैंने दिखलाया, ये बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन उनमें से एक सेल को मैंने यहाँ दिखलाया है। ये स्मॉल स्पर्मेटोगोनियम सेल है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है, यानी ये डिप्लॉयड है। इसमें फिर माइटोसिस का कार्य होता है, समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन की वजह से टाइप ए और टाइप बी दो प्रकार के आपको स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। टाइप ए के द्वारा जो स्पर्मेटोगोनियम बनता है वो स्पर्मेटोगोनियम आपका रिजर्व्ड होता है, यानी रिजर्व्ड का मतलब हो गया यह स्टोर रहता है ताकि अगर आपका स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाए तो वैसे कंडीशन में स्पर्म के निर्माण करने का कार्य करेगा। लेकिन टाइप बी जो होता है वो डिविजनेबल होता है। डिविजनेबल का मतलब हो गया कि डिवाइडेबल रहता है, जो कि डिवाइड करके लास्ट में जाके आपका स्पर्म का निर्माण करता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा टाइप ए रिजर्व्ड स्पर्मेटोगोनियम। इसमें भी विभाजन होते हैं लेकिन विभाजन होने के बाद भी यह जो है रिजर्व रूप में रहता है, क्योंकि ये क्रियाएं जो होती हैं वो अरेस्ट हो जाती है। आपके जो स्पर्मेटोगोनियम है वो स्पर्मेटोगोनियम फर्दर डिवीजन में भाग नहीं ले पाते, ये अरेस्ट रहते हैं। तब तक के लिए अरेस्ट रहते हैं जब तक कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़े, या इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जबकि सेकेंड वाला जो टाइप बी है ये टाइप बी का स्पर्म नहीं बना पाया, टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम जो है स्पर्म नहीं बना पाता है, तब टाइप ए का जो है आपका रिजर्व जो स्पर्मेटोगोनियम है वह स्पर्म का निर्माण करता है, इसलिए अरेस्ट फॉर्म में रहता है। अब देखिए टाइप बी में डिवीजन का कार्य हो रहा है। डिवीजन के कार्य की वजह से माइटोसिस विभाजन होने की वजह से, समसूत्री विभाजन होने की वजह से ये भी जो है आपका स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करता है। लेकिन इसमें देखिए स्पर्मेटोगोनियम में मैंने आपको दिखलाया किसी एक को मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नाम दिया, ये भी विभाजन करेगा, फर्दर ये विभाजन करते जाएगा। इससे भी आपको बहुत सारे स्पर्म बनेंगे, इससे भी आपको बहुत सारे स्पर्म बनेंगे। मैंने आपको बतलाया है कि करोड़ों की संख्या में स्पर्म तैयार होते हैं और जनन के लिए करोड़ों की संख्या में स्पर्म होना जरूरी है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का कार्य करने की बात आती है तो केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन करता है। तो टाइप ए का स्पर्मेटोगोनियम डिवीजन कर करके अगले डिवीजन को तब तक के लिए रोक देता है जब तक कि इसकी आवश्यकता शुक्राणु बनाने के लिए नहीं हो। टाइप बी का जो स्पर्मेटोगोनियम है ये स्पर्मेटोगोनियम कंटिन्यू डिवीजन करता जाता है, क्योंकि इसकी संख्या काफी अधिक होनी बहुत जरूरी होती है,
तभी जाकर के ओवम को ये पेनिट्रेट कर पाएगा, ओवम को यह जो है भेद पाएगा, उसके जो लेयर होते हैं उस लेयर को ये तोड़ पाएगा और अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। लेकिन मैंने इसके भी जो कंटिन्यूअस डिवीजन होता है उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन को मैंने दोनों को नहीं दिखलाया, केवल एक को दिखलाने का कार्य किया क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है। तो यहाँ देखिएगा डिविजिबल स्पर्मेटोगोनियम में भी माइटोसिस का विभाजन होता है। 2n ये भी स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, 2n ये भी स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। ये फर्दर डिवीजन तब तक नहीं करेगा जब तक इसकी आवश्यकता शुक्राणु बनाने के लिए नहीं हो, लेकिन ये फर्दर डिवीजन करता जाएगा क्योंकि इससे शुक्राणु का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होना जरूरी है। तो देखिए अब इसमें मैंने क्या किया है, टाइप बी में से एक स्पर्मेटोगोनियम को मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम का नाम दिया है, स्पर्मेटोसाइट्स का नाम दिया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं यहां तक का जो कार्य होता है, इस कार्य में आप देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण ढेर सारा हो रहा है, ढेर सारी इसकी संख्या बन रही है, तो इसकी संख्याओं में गुणन हो रहा है, संख्याओं की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको फेज को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद ये जो स्पर्मेटोगोनियम बना टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम, ये टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कब करेगा? इसको ग्रोथ करने के लिए पोषण कहां से मिलेगा? तो इसको पोषण मिलेगा जो आपके अंदर में मौजूद जो सेल होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखलाया था, सर्टोली सेल जो होते हैं, वो सर्टोली सेल के द्वारा इसको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। तो पोषण मिलने की वजह से ये क्या करता है, ये ग्रोथ कर लेता है, अपनी आकृति को वृद्धि बड़ा कर लेता है, और बड़ा कर लेने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता है, जिसको कि हम लोग ग्रोथ फेज करते हैं। ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट आपका हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये सारे आपको एफ फॉर्म में, यानी ये सारे जो है ये आपको कौन है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, और ये क्या है? टाइप बी है, स्पर्मियोजेनेसिस का कार्य, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, ये दोनों को पूरा करने के बाद ही आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के तहत केवल स्पर्मेटिड्स बनेगा, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के तहत वो स्पर्मेटिड्स अपने एक्चुअल रूप में अर्थात शुक्राणु का आकृति को प्राप्त कर लेता है। तो मैं ए फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन स्टेज, तीन फेज को बांटा हूं। पहला मैंने मल्टीप्लिकेटिव फेज दिखलाया, दूसरा मैंने ग्रोथ फेज दिखलाया, तीसरा मैंने मैच्योरेशन फेज दिखलाया। मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो प्राइमरी जर्मिनल सेल होते हैं वह समसूत्री विभाजन करके छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनियम सेल बना लेते हैं। इसमें भी आपको समसूत्री विभाजन होते जाता है। समसूत्री विभाजन होने की वजह से आपको टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बन जाते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम में टाइप ए जो है वो अरेस्ट रहता है, लेकिन टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनियम है यह समसूत्री विभाजन करता रहता है, और आगे जाकर के ये यहाँ पर आपको गुणन करने के बाद इसकी संख्या जो बढ़ जाती है, यहाँ तक कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव फेज। ये मल्टीप्लिकेटिव फेज के आगे का जो फेज होता है वह ग्रोथ फेज होता है, क्योंकि जो आपके सेकेंड टाइप बी के जो आपको स्पर्मेटोगोनियम बने हैं उसमें से ग्रोथ फेज के अंतर्गत इसमें पोषण लेने के कारण यह अपनी आकृति को बढ़ा लेता है, और बढ़ाने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण कर लेता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह गुणसूत्र की संख्या आपको 23 होती है, अर्थात ये हैप्लॉइड होता है। फिर ये आगे जाके फिर विभाजन करेगा, और विभाजन करने के बाद इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, और ये मियोसिस सेकेंड करके आपको फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, जो कि आपका मैच्योरेशन फेज कहलाता है। मैच्योरेशन फेज इसलिए कहलाता है क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योर करता है, ताकि यह जाकर के आपको शुक्राणु के पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण कर सके। तो पूर्व शुक्राणु की कोशिकाओं का निर्माण स्पर्मेटिड्स के रूप में होता है। ये 4 मैंने स्पर्मेटिड्स बनाया, जिसको कि आप मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत ही जानते हैं। यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स के निर्माण का टोटल कार्य मैच्योरेशन फेज कहलाता है, और स्पर्मेटोगोनियम से
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बदलने का कार्य जो होता है वो ग्रोथ फेज कहलाता है। और स्मॉल स्पर्मेटोगोनियम सेल का कई सारे स्पर्मेटोगोनियम में बदल जाना आपको मल्टीप्लिकेटिव फेज कहलाता है। ये देखिए स्पर्मेटोसाइट्स बन जाने के बाद अब ये स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा, अपने एक्चुअल फॉर्म को प्राप्त कर रहा है, यानी स्पर्म का रूप ले रहा है। यह कार्य आपको स्पर्मियोजेनेसिस के तहत आता है। इसे आप लोग कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिए। शुक्राणु निर्माण का कार्य, शुक्राणु निर्माण का कार्य 2 चरणों में पूरा होता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस, बोर्ड पर यहां लिखा हुआ है, देखिए SPERMATOGENESIS स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु निर्माण का कार्य 2 चरणों में पूरा होता है, जिसमें प्रथम चरण स्पर्मेटोजेनेसिस SPERMATOGENESIS स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और दूसरा चरण SPERMIOGENESIS स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब आप लिखिएगा कैपिटल ए लिख करके स्पर्मेटोजेनेसिस SPERMATOGENESIS स्पर्मेटोजेनेसिस, तीर का निशान दीजिए, उसमें लिखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया 3 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है, जो निम्नलिखित है। पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज MULTIPLICATIVE मल्टीप्लिकेटिव फेज PHASE गुणन प्रावस्था, तीर का निशान। प्राइमरी जर्मिनल सेल समसूत्री विभाजन करके छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनियम सेल का निर्माण करता है, जो पुनः समसूत्री विभाजन करके टाइप ए और टाइप बी 2 प्रकार के स्पर्मेटोगोनियम को बनाता है। टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम विभाजन के कुछ चरणों को करने के बाद आगे के विभाजन को रोक देता है और अरेस्ट फॉर्म में ARREST अरेस्ट फॉर्म में विभाजन का कार्य रुक जाता है। इस प्रकार टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम रिजर्व रूप में रहता है। इसका विभाजन तभी होता है जबकि इसे शुक्राणु निर्माण करने की आवश्यकता हो, अन्यथा तब तक के लिए यह संग्रहित रूप में विभाजन के रुके हुए रूप में टेस्टिस के अंदर ही रहता है। जबकि टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम अपने विभाजन को कंटिन्यू रखता है और विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। अब लिखेंगे आप 2 नंबर, नीचे में 2 नंबर स्पर्मेटोगोनियम है जो सेकेंड ग्रोथ फेज में जा रहा है, तो आप लोग लिखिएगा 2 नंबर देकर के ग्रोथ फेज, 2 नंबर ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था में लिखेंगे टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम, टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम इस प्रावस्था में
सर्टोली सेल द्वारा SERTOLI सर्टोली सेल द्वारा मुक्त पोषक पदार्थों को अवशोषित करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स PRIMARY प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स SPERMATOCYT स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तीसरा नंबर लिखिए मैचुरेशन फेज, MATURATION मैचुरेशन फेज, PHAS मैचुरेशन फेज का मतलब हो गया परिपक्वन प्रावस्था। देखिए इस अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन ब्रैकेट में MEIOSIS मियोसिस फर्स्ट ब्रैकेट बंद, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स SECONDARY सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट SPERMATOCYTE विभाजन के फलस्वरूप दो अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जिनमें पुनः द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस सेकेंड विभाजन के फलस्वरूप चार अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। यहां तक का कार्य जो है वह स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन के तहत होता है। इसके बाद बी नंबर आप लोग लेंगे, अब बी नंबर देने के बाद लिखिएगा स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु कायांतरण। यह कार्य सर्टोली सेल द्वारा मुक्त पोषक पदार्थों को ग्रहण करके स्पर्मेटिड्स के आकार में परिवर्तन होने के बाद वह टैडपोल के आकार का अर्थात भाले के आकार का स्पर्म अर्थात स्पर्मेटोजोआ के निर्माण के साथ पूरा होता है। ये जो स्पर्म है, चार स्पर्म बने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। इस प्रकार से शुक्राणु निर्माण का कार्य संपन्न होता है। मित्रों, अगर आपको इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे प्रश्न करें। अगले वीडियो में आपके डाउट को दूर करूंगा और अगले वीडियो में आपको शुक्राणु जनन के दौरान जिन हार्मोनल इफेक्ट का उसमें प्रभाव रहता है, जिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे अपने आर के पंकज सर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।